स्टर्लिंग पौंड में है, रुपए में नहीं। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिकॉर्ड रखे जाते थे वो स्टर्लिंग पौंड में रखे जाते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो लूट कर ले गया, वॉरेन हेस्टिंग्स ले गया, और आखिरी लुटेरा माउंटबेटन तक 300 लाख करोड़ स्टर्लिंग पौंड की संपत्ति उन्होंने भारत से ली। अब इसमें 60 का गुणा करें तो ये हैरान होने वाली रकम, और ये रकम 1800 लाख करोड़ रुपए बैठती। और ये इतना बड़ा रकम का वो है कि आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकेंगे, फेल हो जाता है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इस रकम को लिखने में 300 लाख करोड़ लिखने में 17 अंक लगते हैं। फिर उसमें 60 का गुणा और कर दो, इतनी रकम ले गए, इतना धन, इतनी संपत्ति वो ले गए यहां से। अब कहानी शुरू होती है 15 अगस्त के बाद। अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम बनाया। अब ध्यान रखना, कलेक्टर आया, कमिश्नर आया, डिप्टी कलेक्टर आया, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब लूट के लिए थे सारे अधिकारी। और टैक्स के कानून, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सब लूटने के लिए कानून थे। अब होना क्या चाहिए था? 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो हमारा सबसे पहला काम ये था कि अंग्रेजों ने ये जो लूटने के लिए तंत्र बनाया, इसको हम उसी दिन खत्म कर देते। तभी तो स्वतंत्रता की बात थी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए भारत को लूटने के लिए, 15 अगस्त 1947 को वो सब कानून हम जला देते और पूरे तंत्र को खत्म कर देते। न कोई कलेक्टर होगा, न कोई कमिश्नर होगा, न कोई डिप्टी कलेक्टर होगा। आजादी के बाद हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लुटवाना थोड़ी है अपने देश को। जो ये अधिकारी हमें चाहिए। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी हुई। आजादी आई 15 अगस्त 47 को और बहस हुई तो महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि ये सारे तंत्र को जला दो, हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, कमिश्नर नहीं चाहिए, डिप्टी कलेक्टर, ये कोई अधिकारी हमें नहीं चाहिए, और अंग्रेजों के सारे कानून जला दो, तब भारत स्वतंत्र होगा। ये महात्मा गांधी कह रहे थे, हर दिन बोल रहे थे वो इस बात पर। और उन्होंने तो गुस्से में आकर 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में जो समारोह हुआ था उसका बहिष्कार किया था गांधी जी ने। मालूम? नहीं मालूम? 15 अगस्त 47 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और माउंटबेटन ने भारत की सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में दी। गांधी जी उसमें गए नहीं थे। क्यों नहीं गए थे? नेहरू जी के साथ गांधी जी का बहुत विरोध था, मतभेद था। नेहरू जी क्या कह रहे थे कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हैं ये कानून हम लागू रखेंगे आजादी के बाद। अंग्रेजों ने ये जो सिस्टम बनाया है इस सिस्टम को हम चलाएंगे आजादी के बाद। तो गांधी जी कहते थे कि फिर आजादी कहां आई है? ये तो तुमने और अंग्रेजों ने आपस में मिलके सत्ता का बंटवारा कर लिया, आजादी कहां है इसमें? अगर कानून अंग्रेजों के रहे, व्यवस्था अंग्रेजों की रहे, और लड़ाई हम लड़ रहे थे अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ, अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ, तो हमारी तो पूरी लड़ाई बेकार हो गई। गांधी जी का ये कहना था। नेहरू जी ने गांधी जी को ये कहा था कि बापू थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो, धीरे धीरे हम ये कानून बदल देंगे और धीरे धीरे ये सिस्टम बदल देंगे। गांधी जी का कहना था नहीं, अभी बदलो, ये धीरे धीरे कुछ नहीं होता है। और गांधी जी का कहना बिल्कुल सही था।
वो कहते थे कि हमने 7,32,780 क्रांतिकारियों को शहादत करवा दी, उनको शहीद करवा दिया, फांसी पे चढ़वा दिया। उन सबकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि हम देंगे अगर ये अंग्रेजी कानून चलेंगे, अंग्रेजी तंत्र चलेगा। गांधी जी का कहना था 15 अगस्त 1947 से अंग्रेजी भाषा बंद कर दो इस देश में, अंग्रेजी कानून खत्म कर दो, अंग्रेजी तंत्र खत्म कर दो, अंग्रेजी भूषा कोई नहीं पहनेगा इस भारत में, अंग्रेजी भोजन नहीं करेगा कोई, अंग्रेजी तरीके से भवन नहीं बनेंगे भारत में, सब कुछ हम अपना बनाएंगे, स्वदेशी होगा, स्वराज्य आधारित होगा, स्वतंत्रता की लड़ाई हमारी ये है। लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना। अब बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि नेहरू जी तो गांधी जी के ही चेले थे। ऐसा नहीं है। 1937 में ही नेहरू जी और गांधी जी का झगड़ा शुरू हो गया था। आजादी तो 47 में आई, उससे 10 साल पहले ही गांधी जी और नेहरू जी का झगड़ा शुरू हो गया था। गांधी जी 1937 से ये कहने लगे थे कि आजादी भले भारत में 10 साल बाद आए, लेकिन कानून हमें बदलने हैं अंग्रेजों वाले, भाषा हटानी है अंग्रेजों वाली, सब कुछ हटाना है। अंत में क्या हुआ? नेहरू जी ने जब सत्ता के हस्तांतरण का समझौता किया तो गांधी जी को किनारे कर दिया। जैसे आज होता है ना, वैसे गांधी जी को किनारे कर दिया। और ना सिर्फ किनारे किया, बाद में गांधी जी की हत्या भी हुई। और गांधी जी की हत्या हुई तो ये सारे सवाल दफन हो गए। फिर कौन कहेगा अंग्रेजी कानून हटाओ, फिर कौन कहेगा अंग्रेजी भाषा हटाओ, फिर कौन कहेगा अंग्रेजी भूषा हटाओ, क्योंकि अकेले बोलने वाले गांधी जी थे और उन्हीं को मरवा दिया, हत्या हो गई उन्हीं की। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 34,735 कानून हमने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए। कलेक्टर अधिकारी को स्वीकार कर लिया, कमिश्नर को स्वीकार कर लिया, डिप्टी कलेक्टर को स्वीकार कर लिया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को स्वीकार कर लिया, सेंट्रल एक्साइज, ये सब कुछ हमने अंग्रेजों का ही स्वीकार कर लिया और अभी तक वही चल रहा है। अब मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि ये जो पूरा सिस्टम है, तंत्र, ये अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए। अब वही तंत्र हम आजादी के 63 साल बाद चलाएंगे तो ये तो लूटेगा ही, और क्या करेगा। अगर कलेक्टर अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त किया लूटने के लिए, तो वही अधिकारी आजादी के बाद भी लूटेगा। कैसे रोकेंगे आप उसको? कानून तो वही है जो अंग्रेजों के जमाने का था। अगर कमिश्नर अधिकारी आप रखेंगे आजादी के बाद भी तो वो भी लूटेगा ही, और क्या करेगा। डिप्टी कलेक्टर को रखेंगे वो भी लूटेगा। तो अब क्या हो रहा है? आजादी के पहले ये सब लूट रहे थे और पैसा अंग्रेजों को दे रहे थे और अपना कमीशन खाकर मजा कर रहे थे। अब आजादी के बाद इसी तंत्र के अधिकारियों ने फिर लूटना शुरू किया है देश को और पैसा काले अंग्रेजों को देना शुरू किया है और अपना कमीशन वो खुद खा रहे हैं। पहले गोरे अंग्रेजों को पैसा जा रहा था, अब काले अंग्रेजों को जा रहा है। आप बोलोगे जी ये काले अंग्रेज कौन है? ये काले अंग्रेज वही हैं जो अंग्रेजों को हटाकर सत्ता में बैठे, कुर्सी पर बैठे। पहले गोरे अंग्रेज कुर्सी पे बैठे थे, अब काले अंग्रेज कुर्सी पे बैठे। आप बोलेंगे जी कुछ उदाहरण देके समझाओ। 2-4 उदाहरण देता हूं कैसे काले अंग्रेज हैं हमारे देश में। एक लुटेरा काला अंग्रेज इस देश में है, उसका नाम है मधु कोड़ा। समझ गए? झारखंड में 2 साल मुख्यमंत्री रहा और ऐसा नेता जो निर्दलीय मुख्यमंत्री रहा, निर्दलीय और मुख्यमंत्री, भूतो न भविष्यति।
कैसे हो जाएगा निर्दलीय मुख्यमंत्री, जरा समझाओ मुझे आप। तो ऐसे हुआ, दो राजनीतिक दलों ने उसको समर्थन दिया। एक तो कांग्रेस आई और दूसरा लालू प्रसाद यादव जनता दल। तो जनता दल लालू यादव और कांग्रेस आई, दो पार्टियों ने मधु कोड़ा को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया और वो निर्दलीय मुख्यमंत्री हो गया। अकेला था अपनी पार्टी का और मुख्यमंत्री हो गया। सोचो क्या खेल राजनीति का। अब वो जब मुख्यमंत्री बन के बैठा कुर्सी पर, तो 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। झारखंड के खजाने में से 5,600 करोड़ कोई रकम होती है? 5,600 करोड़ मजाक नहीं है। इतना लूटा उसने 2 साल में। अगर 5 साल रहता तो कम से कम 20-25 हजार करोड़ लूटता, और 10 साल रहता तो कम से कम 50,000 करोड़ लूटता। लेकिन 2 साल में उसने इतना लूटा, और लूटने के बाद ये सारा पैसा उसने स्विस बैंक में जमा कराया। उसके 8 खाते हैं स्विस बैंक में। अभी सीबीआई ने उसके घर में छापा मारा। आप सब अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। तो छापे मारे तो पूछा, तो उसने सब बताया कि स्विस बैंकों में मेरे कितने खाते हैं, कितना है, तो 5,600 करोड़ रुपए है। फिर उसको पूछा तुमने अकेले लूटा? तब उसने कहा भ्रष्टाचार में अकेले कुछ नहीं होता, और भी लुटेरे मेरे साथ इसमें शामिल हैं। वो कौन है? तो उसने कहा जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। तब उसने ये कहा कि मुझे अदालत में ले चलो, मैं सबके नाम बताना चाहता हूं मेरे साथ किस किसने लूटा। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि वो नाम बताएगा तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए मधु कोड़ा को न्यायिक हिरासत में जेल में बंद कर रखा है, ताकि मुंह पे ताला रहे, बोले नहीं वो। आज नहीं तो कल बताएगा, कल नहीं तो परसों बताएगा। मुझे डर यह है कि शायद मार डालेंगे इसको, अदालत तक पहुंचने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब उसने ये कहा ना मैं सबके नाम बताऊंगा किस किस ने मेरे साथ लूटा, उसी दिन से सरकार में खलबली मची हुई। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मधु कोड़ा में रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ने ही प्रवेश किया हुआ है। शरीर उसका आपके और मेरे जैसा है, आत्मा उसमें रॉबर्ट क्लाइव वाली है, ये तो पक्की बात है। ये तो एक काला अंग्रेज है। एक और काले अंग्रेज का नाम बताता हूं। एक हमारे देश में नेताजी हैं, उनका नाम है सुखराम। उनके घर में एक बार सीबीआई का छापा पड़ा, तो बिस्तर के गद्दे के नीचे से 1-1 हजार के नोटों की गड्डियां निकली, गद्दे के नीचे से। उन गड्डियों को अधिकारियों ने इकट्ठा किया, ट्रक में भरकर दिल्ली ले गए नोटों की गड्डियों को, और 15 दिन तक मशीनों से गिना। 15 दिन तक। और जब पूछा गया सुखराम को ये पैसा कहां से आया, तो उन्होंने कहा ये पार्टी का पैसा है। भाई घर में क्यों रखा? कि पार्टी का आदेश था कि यहां रखो। तो गद्दे के नीचे क्यों? तो उसने कहा नींद अच्छी आती है नोटों पे। ये दूसरा काला अंग्रेज। एक और नाम बताता हूं। उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य है, वहां पर एक काला अंग्रेज है, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। वो आईएएस अधिकारी है। और ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, कलेक्टर कमिश्नर, वही आईएएस अधिकारी जो अंग्रेजों ने बनाए। इस आईएएस अधिकारी को सारे आईएएस अधिकारियों ने महाभ्रष्ट ये खिताब दिया हुआ है। आईएएस अधिकारियों की जो एसोसिएशन है ना, उसकी वेबसाइट है
आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला नाम है अखंड प्रताप सिंह और लिखा हुआ है महाभ्रष्ट। उसके घर में छापा पड़ा सीबीआई का, तो उसके घर में से 480 करोड़ रुपए कैश मिला और उसने 40 साल नौकरी की उत्तर प्रदेश में और सबसे पहली पोस्टिंग थी उसकी सब डिप्टी कलेक्टर, आजकल उसको कहते हैं एसडीएम। वहां से उसकी नौकरी शुरू हुई और चीफ सेक्रेटरी से वो रिटायर हुआ। 40 साल की नौकरी में उसको पूछा गया कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी कुल, तो उसने कहा टैक्स काट के मेरी टोटल सैलरी 77 लाख रुपए की थी। अब 480 करोड़ कहां से आया तुम्हारे पास? तब उसने जो कहानी सुनाई वो सब बात बताती है। उसने कहा कि मैं जब जब उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग हुई मेरी, तो हर एक मुख्यमंत्री ने मुझे लूटने का टारगेट दिया हुआ था। कोई मुख्यमंत्री कहता था हफ्ते में 5 करोड़ दो लूट के, कोई कहता था 10 करोड़ दो, कोई कहता था 15 करोड़ दो, और अगर मैं नहीं लूटूं तो मेरा ट्रांसफर, मैं मुख्यमंत्री का टारगेट पूरा नहीं करूं तो मेरा सस्पेंशन। तो मैं लूटता था और 10 करोड़ लूटा तो 8 करोड़ मुख्यमंत्री को देता था, 2 करोड़ मैं रखता था। 5 करोड़ लूटा तो 4 करोड़ मुख्यमंत्री को देता था, 1 करोड़ मैं रखता था। ऐसे करके 40 साल में मैंने जो रखा वो 480 करोड़ हो गया। अब मैं क्या करूं बताओ? हो गया 480 करोड़, अब क्या करूं? और उसने कहा कि जिन जिन मुख्यमंत्रियों के नीचे मैंने काम किया है वो सब मुख्यमंत्रियों के नाम में बताना चाहता हूं। अब सरकार उससे भी परेशान हो गई, उसको भी उठा के न्यायिक हिरासत में डाल दिया कि नाम बताएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये अखंड प्रताप सिंह हो या मधु कोड़ा हो या सुखराम हो, ये 1-2 नाम नहीं है, ऐसे 80,000 लुटेरे देश में इस समय हैं जिंदा, जो लूट रहे हैं पूरे देश को। 80,000, 1-2 नहीं। आप सोचो 250 साल में 84 अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने 300 लाख करोड़ लूट लिया। अब आजादी के 63 साल में 80,000 काले अंग्रेज पैदा हो गए और इन्होंने कितना लूट लिया सोचो। ये सारे लुटेरे उसी कानून की मदद से लूट रहे हैं इस देश को जो अंग्रेजों ने बनाया। इनकम टैक्स का कानून, सेंट्रल एक्साइज का कानून, सेल्स टैक्स का कानून, रोड टैक्स का कानून, उसी की मदद से लूट हो रही। और लूट किसकी हो रही है? आपकी और मेरी। कैसे हो रही है? हम टैक्स भरते हैं इन कानूनों के कारण। टैक्स भरते हैं तो वो पैसा सब नेता और अधिकारियों के पास जाता है, और कौन टैक्स इकट्ठा करता है? ये अधिकारी और नेता उसमें से बंदर बांट करते हैं टैक्स के पैसे में से। और कितनी बंदर बांट होती है इसको मैं नहीं कहता, भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे, उनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1984 में लोकसभा में ये कहा कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं टैक्स का, 1 रुपया इकट्ठा किया टैक्स से और वापस गरीब आदमी को भेजा, तो उसमें से 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। और ये उन्होंने कहा 1984 में। अब है 2010। अब पता है क्या हाल है हमारे देश में? अब जो स्थिति है वो ये कि जब 1 रुपया किसी से टैक्स लेकर गरीब आदमी तक भेजा जाता है विकास के लिए, तो अब उसके पास 8 पैसा ही पहुंचता है, 92 पैसा बीच में ही लुट जाता है। हमने फिर इस पर थोड़ा मेहनत की कि ये पैसा जो लुट रहा है कितना है ये। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा 1 रुपए में 92 पैसा लुट गया या 1 रुपए में 85 पैसा लुट गया। इसकी मात्रा कितनी है, वॉल्यूम कितना है, ये तो पता चले।
तो हम लोगों ने केंद्र सरकार के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, राज्य सरकारों के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, नगर पालिकाओं के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, जिला परिषदों के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, और सारे आंकड़ों से पता चला कि हर साल हम टैक्स में 21 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, नगर पालिकाओं को, जिला परिषदों को 21 लाख करोड़ हम दे रहे हैं टैक्स में, और इसमें से 18 लाख करोड़ रुपए लुट रहा है हर साल। और ये लूटने वाले काले अंग्रेज हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई उद्योग मंत्री है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है, कोई सेल्स टैक्स कमिश्नर है, कोई सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर है। ऐसे काले अंग्रेजों का पूरा झुंड इस देश पर टूट के पड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि जिस सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा, उसी सिस्टम की मदद से काले अंग्रेज लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जो पैसा लूटा वो लंदन चला गया, इन काले अंग्रेजों ने लूटा हुआ पैसा वो स्विट्जरलैंड जा रहा है। हर साल जो 18 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है, इसको हम ब्लैक मनी के रूप में देश के बाहर भेज रहे हैं। हम माने काले अंग्रेज वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, विदेशी बैंकों में वो जमा हो रहा है। अब विदेशी बैंकों में जब हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि कितना पैसा उनके यहाँ जमा हो चुका है, तो स्विस बैंकों में इस समय भारत के लूटखोर अधिकारी और नेताओं का 72 लाख करोड़ रुपए जमा है। इस समय 72 लाख करोड़। और स्विस बैंक के अलावा दुनिया में 70 और भी देश हैं, वहां की बैंकों में जो जमा है वो 258 लाख करोड़ है। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा, इन काले अंग्रेजों ने तो 63 साल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो अंग्रेजों से भी बड़े लुटेरे साबित हुए, 63 साल में ही लूट लिया। और ये सब लूट का पैसा जो विदेशों में जाकर जमा हो रहा है, अब इस पैसे से एक नया खेल चल रहा है। हमारे यहाँ लूट हो रही है, पैसा विदेशों में जा रहा है। अब देश में पैसे की कमी आ रही है, पूंजी की कमी आ रही है। जब पैसे लुटेंगे, पूंजी लुटेगी, तो कमी तो आने ही वाली। अब उस कमी को पूरा करने के लिए काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं? कर्ज लेकर आ रहे हैं दूसरे देशों से। कहते हैं भारत का विकास करना है, पूंजी की जरूरत है, तो विदेशों से कर्ज लाना है। अपनी पूंजी लूट लूट के विदेशों में जमा कर रहे हैं और देश के विकास के लिए विदेशी कर्ज ला रहे हैं। और कर्ज कहां से आ रहा है? उन्हीं बैंकों से कर्ज ला रहे हैं जहां ये लूट का पैसा जमा है। अब वो बैंक क्या कर रहे हैं? इनका जो काला धन है उसको सफेद बना रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं। इन्होंने जो लूट के मान लो स्विस बैंक में जमा कर दिया, अब वो स्विस बैंक से हमारी सरकार कर्ज लेगी तो ब्लैक का व्हाइट हो गया कि नहीं? वो बड़ी बड़ी कंपनियां कर्ज में लेती हैं और वो पैसा भारत में लाके इन्वेस्ट कर देती। आपको मालूम है शेयर मार्केट में विदेशी पूंजी आती है कि नहीं? वो कहां से आती है? वो स्विस बैंकों से आती है, सूरीनाम से आती है, पनामा से आती है, मॉरिशस से आती है। दुनिया के तमाम देशों की बैंकों में जो भारत का काला धन जमा है, उन्हीं बैंकों से बड़ी बड़ी कंपनियां कर्ज लेती हैं उस पैसे को और भारत में लाकर उसको निवेश करती हैं और उस पर मुनाफा लूट के फिर ले जाते हैं इस देश में से। हमारी ही पूंजी से सारा खेल चल रहा है। ध्यान देना, अंग्रेजों ने भी यही खेल खेला था। अंग्रेज अपने देश में से एक पैसा लेके नहीं आए थे,
और यहीं से लूटा हुआ धन उन्होंने मल्टीप्लाई किया था। तो ये काले अंग्रेज ये भी यही कर रहे हैं। अब होता क्या है, हाँ हमारे यहां से भ्रष्टाचार करके घूस करके पैसा ले गए, विदेशी बैंकों में रख दिया, अब वो बैंक हमको कोई ब्याज नहीं देते, उल्टा ये जो नेता जमा करते हैं इनसे सर्विस चार्ज लेते हैं, और उस पैसे को बैंक बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को दे देते हैं, वो कंपनियां उनको ब्याज देती हैं, और वो कंपनियां भारत में लाके पैसे रख लेती हैं, इन्वेस्ट कर देती हैं, इस पे मुनाफा कमा के ले जाती हैं। तो सारा तंत्र भारत के लूट के पैसे पे चल रहा है। इसको ब्लैक मनी की इकोनॉमी कहते हैं, काले धन की अर्थव्यवस्था। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर ये लूटा हुआ धन बाहर नहीं जाता तो विदेशों से कर्ज नहीं लेना पड़ता, और कर्ज नहीं लेना पड़ता तो ब्याज नहीं देना पड़ता, ब्याज नहीं देना पड़ता तो टैक्स ज्यादा नहीं लगता आपके ऊपर मेरे ऊपर, टैक्स ज्यादा नहीं लगता तो महंगाई कम होती इस देश में, महंगाई कम होती तो हर गरीब आदमी की जिंदगी सुख और समृद्धशाली होती। लेकिन ये नहीं हो रहा है। हमारा पैसा लुट के विदेश जा रहा है, हमको पैसे की कमी है तो कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज पे ब्याज दे रहे हैं, ब्याज के लिए हमसे टैक्स ले रहे हैं, और ब्याज जितना होगा टैक्स उतना ज्यादा होगा, टैक्स जितना ज्यादा होगा महंगाई उतनी ज्यादा होगी। इसलिए महंगाई हर दिन बढ़ रही है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारा पैसा लुट रहा है, महंगाई भी हमें झेलनी पड़ रही है, गरीबी भी हमें झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी भी हमें ही झेलनी पड़ रही है, और लूट भी हमारी ही हो रही है। अब हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है, वो ये कि क्या इस लूट को ऐसे ही चलने दिया जाए? क्या इस भ्रष्टाचार को ऐसे ही चलने दिया जाए? और अगर ये लूट और भ्रष्टाचार ऐसे ही चला तो अगले 10, 20, 25 साल में तो कुछ नहीं बचेगा देश में, क्योंकि हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस भ्रष्टाचार और लूट के कारण भारत में 84 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं, और 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी बढ़ गई है कि उनके पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है। 50 करोड़ लोगों की गरीबी तो इतनी बढ़ गई है देश में कि उनके पास एक दिन में खर्च करने को 10 रुपए नहीं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी है कि उनके पास खर्च करने को इस देश में 5 रुपए नहीं, और 15 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने को 1 रुपया नहीं, और 10 करोड़ लोगों के पास 50 पैसे नहीं है। इतनी गरीबी बढ़ गई है देश। 115 करोड़ का देश है और 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में डूबे हुए हैं। 77% आबादी देश की भयंकर गरीबी में है। अब और लूटेगा ये देश तो आने वाले समय में 80-85% गरीबी में आ जाएंगे, फिर और लूटेगा तो 90% आ जाएंगे। ये लूट अगर ऐसे ही चलेगी तो 2-4% लोग जो लूटने में शामिल हैं वो तो करोड़पति और अरबपति होंगे, बाकी सारा देश कंगाल और भिखारी होगा। यही नतीजा निकलेगा, और क्या निकले। तो अब हमें सोचना है कि क्या करें। तो मुझे लगता है कि वही काम करें जो महात्मा गांधी ने किया, वही काम करें जो लोकमान्य तिलक ने किया, वही काम करें जो भगत सिंह, ऊधम सिंह ने किया। उन्होंने क्या किया? संगठन बनाया, ताकत खड़ी की और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और उस युद्ध की शुरुआत हुई 1857 से। 10 मई 1857 को युद्ध शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, और 15 अगस्त 1947 तक चला। और अंग्रेजों के खिलाफ ये जो युद्ध लड़ा हमने, तो इसमें 7,32,780 क्रांतिकारी शहीद हो गए। लेकिन हमने अंग्रेजों को मार के भगा लिया।
ये हुआ। अब हमारे सामने एकमात्र विकल्प है कि जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उनको मारकर भगाया, वैसे ही अब इन भ्रष्ट काले अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा युद्ध लड़ना पड़ेगा और इनको भी मार के भगाना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे क्या हम सफल होंगे? हाँ, सफल होंगे। अगर गोरे अंग्रेजों को मार के भगा सकते हैं तो काले अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते? और गोरे अंग्रेजों को हमने उस समय भगाया था जब उनका साम्राज्य दुनिया के 70 देशों में चल रहा था, तब हमने भगाया उनको। अभी कम से कम इतनी गनीमत तो है कि इन काले अंग्रेजों का साम्राज्य कहीं नहीं है दुनिया में। माने ये बहुत मजबूत नहीं है, अंग्रेजों की तुलना में तो ये कमजोर है। बस इतना ही है कि ये हैं तो कमजोर, लेकिन संगठित हैं, इसलिए लूट रहे हैं देश को। अगर हम इनसे बड़ा संगठन खड़ा कर दें इस देश में, तो देखें कैसे लूटेंगे इस देश को। एक कहावत है कि दुष्टों की दुष्टता तभी तक चलती है जब तक सज्जनों की निष्क्रियता जिंदा है। अगर सज्जन निष्क्रिय होकर अपने घरों में बैठे हैं तो दुष्ट तो लूटेंगे ही। अगर सज्जन संगठित होकर बाहर आ जाएं तो क्या मजाल दुष्टों की कि वो लूट लें। अंग्रेजों की दुष्टता तभी तक चली जब तक भारत के सज्जन लोगों की शक्ति खड़ी नहीं हुई। एक बार सज्जन लोग खड़े हो गए भारत में, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, ये सब सज्जन लोग थे। ये खड़े हुए तो अंग्रेजों की ताकत ध्वस्त हो गई। अब फिर हम खड़े हो जाएं, जो सज्जन लोग सारे देश में हैं, तो फिर इन दुष्टों की ताकत ध्वस्त कर देंगे। और दुष्ट कितने हैं? ज्यादा नहीं, 80,000 है। मैंने नाम लिया आपको, इनकी पूरी लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन है जो लूट रहे हैं इस देश में। और इन 80,000 काले अंग्रेजों का सपोर्ट करने वाले कुछ लोग और हैं इस देश में, वो कुल मिला के 3-4 लाख से ज्यादा नहीं। और सज्जन लोग तो 115 करोड़ हैं इस देश में। हम तो ज्यादा नहीं कहते, 2-4-10 करोड़ सज्जन लोग खड़े हो जाएं तो इन दुष्टों की नाक रगड़ देंगे। ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो इसीलिए हमने ये संगठन बनाया है भारत स्वाभिमान। और इस भारत स्वाभिमान संगठन में 13,40,000 योग शिक्षक, 5 करोड़ मेंबर, इनकी मदद से अगले 4 सालों में इन दुष्टों की सत्ता को हटाना है इस देश में से, और इस लूट को बंद कराना है। और लूटा हुआ धन जो विदेशों में है, इसको वापस लाना है। और ये धन वापस इसलिए लाना है, ये आपका है, ये मेरा है, हमारे खून पसीने की कमाई का है। हम टैक्स देते हैं, उसमें से लूटा हुआ ये धन है। आप पता है कितने तकलीफों में जिंदा रहते हैं टैक्स देने से। मैं कुछ उदाहरण बताऊं। आप हैदराबाद में घर बनाइए अपना घर, तो जब घर बनाएंगे तो आपको कदम कदम पे टैक्स देना पड़ेगा। घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदेंगे, सीमेंट पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 1 कट्टा सीमेंट 50 किलो का आप खरीदो तो 250 रुपए का है, लेकिन अगर टैक्स ना लगे उसके ऊपर तो वो 72 रुपए का है। हाँ, अगर टैक्स ना लगे उसके ऊपर तो जो 50 किलो सीमेंट आप 250 में खरीद रहे हो, ये टैक्स लगने के बाद है। अगर टैक्स ना लगाएं उस पे तो वो 72 रुपए का मिल जाएगा आपको। आप घर बनाने के लिए लोहा खरीदते हो तो 50 रुपए किलो आप खरीदते हो। अगर इस लोहे पर टैक्स ना लगे तो ये 12 रुपए किलो का है। आप ईंट खरीदते हो घर में लगाने के लिए, एक एक ईंट 4-5 रुपए का मिलता है। टैक्स ना लगे तो वो ईंट 90 पैसे का है।
तो आपने लोहा खरीदा, सीमेंट और ईंट घर खड़ा किया, फिर उसके बाद पंखे खरीदो। ये पंखा आप लाओ बाजार से 450 का, अगर टैक्स ना लगे तो ये 90 रुपए का है पंखा जो चल रहा है। ये ट्यूबलाइट आप खरीदते हो सबके सब 40-50 रुपए 60 रुपए की, टैक्स ना लगे तो ये 17-18 रुपए की है ट्यूबलाइट। तो आपने घर में सीमेंट लगा दिया, लोहा लगा दिया, ईंट लगा दी, टैक्स भर दिया, फिर पंखे लगाए, फिर टैक्स भरा, ट्यूबलाइट लगाई, फिर टैक्स भरा, बल्ब लगाया, फिर टैक्स भरा। अब घर में पुताई करोगे तो डिस्टेम्पर खरीदोगे, उसमें टैक्स भरा, और जिस दिन से घर रहने को तैयार हुआ उसी दिन से अब जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से भरना। मुझे तो लगता है कि मैंने कोई पाप किया है घर बना के जो मुझे इतना टैक्स भरना। मैंने हिसाब निकाला कि हैदराबाद में कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का अगर घर बना ले तो 7 लाख रुपए टैक्स में चला जाता है। 20 लाख का घर बना लो 14 लाख रुपए टैक्स में चला जाता है। अब इस घर में जिस दिन से रहना शुरू करेंगे, कोई भी वस्तु घर में खरीद के लाएंगे, सब पर टैक्स देना है आपको। नमक खरीदेंगे उस पर टैक्स देना है, दाल खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे उस पर टैक्स देना है, साबुन खरीदेंगे, मंजन खरीदेंगे उस पर टैक्स देना है। कोई काम ऐसा नहीं जो आप बिना टैक्स के कर सके। तो ये हम दे रहे हैं, सारा हम दे रहे हैं टैक्स। अब यही टैक्स का पैसा पूरे साल में 21 लाख करोड़ बनता है और इसमें से 18 लाख करोड़ नेता लूट लेते हैं। ये हमारी खून पसीने की कमाई है, इसलिए हमें पैसा लाना ही है जो इन्होंने लूटा है। पहला काम हम जो करना चाहते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि जो पैसा लूटा है इन काले अंग्रेजों ने, ये वापस लाना। दूसरा काम, भविष्य में वो कभी भी एक पैसा लूट ना सकें इस देश से, उसकी व्यवस्था कराएं। तो आप पूछेंगे ये कैसे होने वाला है? इसके लिए कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। उसमें से पहली योजना है कि जो पैसा इन्होंने लूट लिया है और रख लिया विदेशी बैंकों में, ये वापस कैसे आएगा? ये आएगा, इसके 4 रास्ते हैं वापस आने। पहला रास्ता है कि जितना धन विदेशी बैंकों में जमा है, इस धन को भारत के सुप्रीम कोर्ट की मदद से राष्ट्र की संपत्ति घोषित कराया जाए। ये पहला रास्ता है। अभी ये जो धन लूटा है नेताओं ने, ये सब व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में जमा है विदेशी बैंकों में, और जब तक धन व्यक्तिगत होता है तब तक किसी भी बैंक में जमा होता है। जब वो धन राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो वो किसी बाहर के बैंक में नहीं रख सकता, वो भारत में ही वापस आता है। ये कानून है। प्रॉपर्टी अगर प्राइवेट है, पर्सनल है, आप कहीं भी रखो, लेकिन वो नेशनल प्रॉपर्टी अगर है तो वो नेशन में ही रखी जाती है, राष्ट्र में ही रखी जाती है, बाहर नहीं रख सकते। तो अभी ये जो रकम है करीब 328 लाख करोड़ की विदेशी बैंकों में, इसको राष्ट्र की संपत्ति अगर हम बना दें तो ये सारा पैसा आ जाए। अब कौन करेगा ये काम? इसको करने की ताकत 2 जगह है, 2 संस्थाएं हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट, दूसरी है संसद। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकता है, तो ये सारा पैसा आ जाएगा। हमने इसी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करवाया है और उस मुकदमे को लड़ रहे हैं राम जेठमलानी, और 6 महीने से बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर, और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है और उसमें यह लिखा है कि सरकार जल्दी से बताए कि किसका कितना पैसा कहां जमा है। अब सरकार की हिम्मत थोड़ी सी खराब हुई, क्योंकि जिनका पैसा है वही तो सरकार चला रहे हैं, बताएं कैसे?
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में टालम टोल करना शुरू किया। टालम टोल समझते हैं? उन्होंने कहा 6 महीने का समय दे दो, साल भर का समय दे दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है भाई, समय ले लो। तो 1 बार 2 बार 3 बार ये एक्सटेंशन होने वाला है और साल 1.5 साल इसमें निकल जाएगा, हमें मालूम है। लेकिन साल 1.5 साल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि कितनी बार आप इनको समय दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या करें? हम कहेंगे कि आप इनसे पूछो ही मत कि ये किसका पैसा है और कितना है। आप तो आदेश करो कि ये जिसका भी पैसा है ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये राष्ट्र का पैसा। आदेश कर दो, बात खत्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस हो गया तो ये ऑर्डर आ जाएगा। एक बार ऐसा ऑर्डर आया, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था, आपको मालूम है? उसमें $133 करोड़ का लेन देन हुआ। यूरिया खरीदने के लिए पैसे दिए लेकिन यूरिया नहीं आया। और वो पैसा कहां गया? नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुआ, स्विस बैंक। नरसिम्हा राव अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, हाँ, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए ये फैसला आया था। आपको मालूम है, नरसिम्हा राव की मृत्यु होने के बाद कोर्ट ने उनको 3 साल की जेल भेजने का आदेश किया था, लेकिन वो मर गए थे तो क्या करते बेचारे। माने भारत के किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ ये फैसला नहीं आया अदालत से कि जेल भेज दिया जाए। अंत में क्या हुआ? नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेजा गया, वो अभी भी जेल में है। और उसने जो खाते में पैसे जमा किए थे $133 करोड़, स्विस बैंक से वो खाता बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पैसा मंगा लिया, अब वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के खजाने में है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से जो अपील करना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता? बोफोर्स का क्यों नहीं आ सकता? एनरॉन घोटाले का क्यों नहीं आ सकता? घोटाले सब एक। और इस उम्मीद में हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं और शायद हम जीते तो ये पैसा आएगा। आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम ये मुकदमा जीतें। ऐसा सुना है हमने देश में कि ईश्वर से प्रार्थना करें तो पूरी होती है। अब करोड़ों लोग अगर रोज ये प्रार्थना करें भारत स्वाभिमान के लिए तो जरूर ईश्वर सुने। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि संसद में एक प्रस्ताव पारित कराया जाए और वो ये कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जितने घोटाले हुए हैं सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। संसद ये प्रस्ताव करे तो इस प्रस्ताव को रखने के लिए एक सांसद चाहिए, बाकी सब उस पर बहस करें। बहस के समय हम टीवी खोल खोल के देखें कि कौन कौन विरोध कर रहा है इसका। जो सांसद विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान नंबर 1 वही है, पैसे उसी के हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 4 साल में हमको कोई एक सांसद मिल जाए जो ये प्रस्ताव रखे। उम्मीद है कि कोई तो माई का लाल मिलेगा भारत माता के लिए। मिल गया तो वो रखेगा। और अगर ज्यादा सांसद बेईमान हुए तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा, ये बात पक्की है, हमें भी मालूम है। और अगर ज्यादा सांसद ईमानदार हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, ये भी पक्का है। तो टेस्ट हो जाएगा कि बेईमान कितने हैं और ईमानदार कितने हैं। और जब ये टेस्ट होगा तो आप नजर रखना आपका सांसद क्या कह रहा है। यहां से भी तो कोई होगा लिंगमपल्ली से, देखना वो क्या कह रहा है, उसकी पार्टी क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, तो पता चलेगा बेईमान और ईमानदार कौन। और हम तो ये तैयारी करके चल रहे हैं कि शायद बेईमान सांसद ज्यादा होंगे, वो इस प्रस्ताव को गिरा देंगे, ये पास नहीं होगा। हो जाए तब तो बहुत बढ़िया है। हम तो उल्टा कह रहे हैं नहीं हो, मान लो गिर जाए
तब हम 2014 में संसद का जब चुनाव आएगा तब इस मुद्दे को लेकर एक एक चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और खुद परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी जाएंगे एक एक चुनाव क्षेत्र और लोगों से कहेंगे कि मुझे कुछ सांसद चुन कर दो जो संसद में ये प्रस्ताव पास कराएं ताकि 328 लाख करोड़ बाहर से अंदर आए बाहर। और अगर हमने 2-4-10 सांसद मांगे देश से तो हो सकता है देश 543 सांसदों को चुनकर दे दे, क्योंकि मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सन्यासी है। हमारे भारत में तो ये कहा जाता है कि सन्यासी पानी मांगे तो दूध पिलाओ, दूध मांगे तो खीर दो, खीर मांगे तो रबड़ी दो। सन्यासी के लिए तो ये है अपने देश में। अब वो सन्यासी कहे कि थोड़े से सांसद दो तो लोग तो सब कुछ उनके देते हैं 543 को, क्या मुश्किल है? आप बोलोगे ऐसा होगा? हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक बार हुआ था, एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, उनका नाम था सम्माननीय जयप्रकाश नारायण। 1977 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपील की थी कि मुझे भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है, कुछ सांसद चुनकर दो। तो देश के लोगों ने जयप्रकाश नारायण को 377 सांसद चुन के दिए थे, जबकि जयप्रकाश जी के पास अपनी पार्टी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। पैसे नहीं थे जेपी के पास और पार्टी भी नहीं थी। बिना पार्टी के उन्होंने चुनाव लड़ा। कैसे जीते? 377 सांसद निर्दलीय जीते जेपी के नाम पर। और जीतने के बाद इन सांसदों ने पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनता पार्टी। पहले जीते, बाद में पार्टी बनी। तो अगर जेपी को भारत के लोग 377 सांसद चुनकर दे सकते हैं जिनके पास ना पार्टी थी ना फंड था, तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को क्यों नहीं दे सकते? पार्टी तो हमारे पास भी नहीं है, फंड्स अपने पास भी नहीं है, लेकिन भावना है देश के लिए कुछ करने की। जो जेपी के पास थी वही हमारे पास है। जेपी के पास क्या था? ईमानदारी थी। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के पास भी ईमानदारी है। जेपी के पास क्या था? नैतिक बल था उनका। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के पास भी नैतिक बल है। जेपी के पास क्या था? पारदर्शिता थी, ट्रांसपेरेंसी, जो अंदर वो बाहर। परम पूजनीय स्वामी जी के पास भी पारदर्शिता है। बल्कि जेपी के पास जो नहीं था वो तो थोड़ा ज्यादा ही है। जेपी तो सांसारिक आदमी थे, घर गृहस्थी चला रहे थे अपनी। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने तो सब कुछ देश के लिए छोड़ा हुआ है। न घर है, न परिवार है, न बीबी है, न बच्चे हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे व्यक्ति को तो देश और ज्यादा सपोर्ट करेगा, और ज्यादा समर्थन देगा। तो हमें तो उम्मीद है 2014 के चुनाव में कम से कम तो हमारे 400 सांसद जीत के आएंगे। आप पूछेंगे ये हिसाब मैंने कैसे जोड़ा? अगर हम भारत स्वाभिमान में 5 करोड़ मेंबरों को जोड़ लें अगले 4 साल में, तो 400 सांसद हमारे पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 5 करोड़ मेंबर का माने है 50 करोड़ भारतवासियों तक ये संदेश का पहुंचना, और 50 करोड़ भारतवासियों तक ये मैसेज गया। आपको मालूम है कुल वोट 64 करोड़ हैं। 64 करोड़ टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। उसमें से अगर 50 करोड़ हमारे पास आए तो 400 से ज्यादा सांसद हमारे होंगे वहां। और इतने सांसद अगर हैं हमारे पास तो हम तो 1 मिनट में कानून बनाएंगे। विदेशी बैंकों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति, ये कानून बनने में 1 ही मिनट लगेगा, क्योंकि विरोध करने वाला कोई नहीं। जो विरोध करेंगे उनसे पूछेंगे भैया तुम बताओ तुम्हारा कैसे है ये पैसा? तुम्हारे पिताजी ने दिया, माताजी ने दिया, दादा दादी छोड़कर गए, नाना नानी ने ये दिया था, या भगवान ने तुम्हारे घर में बरसात की थी पैसे की?
कहां से आया, तुम्हारा कहां है बताओ, और सिद्ध नहीं कर पाए तो राष्ट्र का पैसा है, तुम्हारा कहां है, तो ये पैसा आ जाएगा। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा एक रास्ता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम की एक संस्था है, उस संस्था के साथ भारत की एक संधि है, उसका नाम है ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन। ये संधि पे हमने हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि भारत की संसद इस संधि को अनुमोदन कर दे, रेटिफिकेशन कर दे, तो भारत का जितना पैसा विदेशी बैंकों में है वो हम दिलवा देंगे पूरा। संयुक्त राष्ट्र तैयार है ये काम करने के। और अभी तो बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री को ऑफर किया है कि आप बोलो तो आपका सब पैसा मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि बराक ओबामा ने अपना पैसा अभी निकाला है स्विस बैंकों से। बराक ओबामा के देश में भी भ्रष्टाचार है, अमेरिका में उनका भी ब्लैक मनी स्विस बैंक में था, उसको उन्होंने अभी निकाल लिया, $780 अरब। तो बराक ओबामा कह रहा है कि मैं भारत को भी मदद कर सकता हूं। अब भारत के प्रधानमंत्री चुप, ये अभी गए थे अमेरिका, तो बराक ओबामा ने इनको कहा कि मैं आपका पैसा दिलवा सकता हूं, बोलो। इन्होंने न हाँ कहा न ना कहा। इनकी तो जान फंसी है ना, जिनके पैसे हैं वो ही इनसे सरकार चलवा रहे हैं, तो कैसे कहें हाँ। और बराक ओबामा को कुछ अमरीकियों ने कहा तुमको क्या पड़ी है भारत का पैसा दिलवाने की, तो वो कहता है कि भारत एक महान देश है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूं। तो उसको पूछा गया भारत महान कैसे है, तो उसने कहा महात्मा गांधी भारत में पैदा हुए इसलिए भारत महान देश है। बराक ओबामा के पूरे ऑफिस में एक ही फोटोग्राफ है महात्मा गांधी का, और उसके घर में एक मंदिर है बजरंगबली का। आपको मालूम है वो बजरंगबली की पूजा करता है, आधा ईसाई आधा मुसलमान, और बजरंगबली का भक्त है। जब चुनाव लड़ा ना उसने मंदिर बनवाया अपने घर में, और मूर्ति जयपुर से मंगवाई उसने, और पंडित जी बुला के बाकायदा प्रतिष्ठा करवाई है उसने घर में। और वो पहला अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसने दिवाली मनाई राष्ट्रपति भवन। वो बहुत प्रभावित है बजरंगबली से और महात्मा गांधी से। वो कहता मैं मदद करूंगा भारत की। तो 4 साल तो है ही वो राष्ट्रपति, 4 साल बाद अपन जाएंगे कि जरा मदद कर दो भाई, तो करवा देगा वो, उसको क्या है, पैसे अपने आने वाले। तो ये एक रास्ता है, हम संयुक्त राष्ट्र की संधि की रेटिफिकेशन से पैसा ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे पैसा ला सकते हैं, संसद से प्रस्ताव करके पैसा ला सकते हैं, और बराक ओबामा की मदद से भी पैसा आ सकता है। 4 रास्ते अपने पास हैं, इन चारों का उपयोग करेंगे और ये पैसा तो लाना ही है। और इस पैसे को लाने का एक 5वां रास्ता भी है, वो ये है कि अगर अपने 400 सांसद जीतकर संसद में आ जाएं, तो एक रात में संसद में एक प्रस्ताव करवा देंगे कि 15 अगस्त 1947 को पहला नोट जो छापा रिजर्व बैंक ने, और 2014 तक जितने नोट छपे हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, ये सब नोटों के नंबर और सीरीज हमें मालूम है, ये सारे नोट वापस लिए जाते हैं। एक रात में ऐलान करें। 6 महीने का समय दे दें कि 6 महीने में ये सारे नंबर जो है ना इनवैलिड है, जिसके पास जितना है जमा कर दो लाके रिजर्व बैंक। तो देखें फिर कौन छुपा के रखेगा। जब सीरीज को ही आप इनवैलिड करेंगे तो सब लोग झक मार मार के निकाल के खुद लाएंगे और जमा करेंगे, पता चल जाएगा किसका कितना। 1 ही मिनट का काम है ये। एक और रास्ता है अपने पास। फिर बाद में क्या करेंगे, जब सब पैसा आ गया तो नई सीरीज प्रिंट कर देंगे नोटों की, नए नंबर से नोट प्रिंट हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और ये अधिकार हमारे पास है, सरकार ये कर सकती। तो इससे क्या होगा, जितना काला धन जिसने दबा के रखा हुआ है सब बाहर आ जाए।
तो रास्ते तो हैं अपने पास, योजनाएं भी हैं। बस एक बार 5 करोड़ मेंबर हो जाएं हमारे और 50 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच जाए, ये सब होने वाला है, कोई मुश्किल नहीं। ताकत खड़ी हो जाए, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी काम बहुमत से होता है, संसद के बाहर हो या संसद के अंदर हो। हम बहुमत खड़ा कर दें, ये काम हो जाएगा। अभी पता है क्या स्थिति है? 48 पार्टियां हैं देश में, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम, प्रजा राज्यम, सब 48 पार्टियां हैं। इनके कुल मिलाकर 4 करोड़ 50 लाख मेंबर हैं। हम अकेले भारत स्वाभिमान के 5 करोड़ मेंबर बना दें तो हमारी ताकत तो इन सब से बड़ी है, हम कर पाएंगे ये काम। तो ये करना है, इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान। अब इस काम में 2 और बातें हैं कि ये जो पैसा आएगा 328 लाख करोड़, इसका करेंगे क्या? इसमें से 50 लाख करोड़ खर्च करेंगे गांव के विकास के लिए। भारत में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में हमें 100 उद्योग लगाने हैं, हर गांव में 100 उद्योग। जैसे भारत में 4 लाख गांव में कपास है, कपास जहां है वहां चरखा चलवाएंगे, सूत बनाएंगे, सूत से खादी बनेगी और वो खादी भारत और दुनिया में हर जगह बिकेगी। ये जो खादी है ना, इसका दुनिया के देशों में बहुत क्रेज है। हैंड वोवन, हैंड स्पन, हाथ से बुनी हुई, हाथ से कती हुई, दुनिया के सब लोग खरीदने को तैयार, क्योंकि उनको मशीन से बने हुए कपड़े अब पसंद नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं हाथ का कपड़ा मिले, और खादी हाथ से कतती है, हाथ से बुनती है, दुनिया भर में बिकेगी और देश के अंदर भी बिकेगी। हम भारत के लोगों से सिर्फ इतनी अपील करें कि हर साल जितना कपड़ा आप खरीदते हो उसका 10% खादी खरीदो, तो 15 करोड़ लोगों को जिंदगी भर खादी बनाने का काम मिलता रहेगा। इतना बड़ा रोजगार खादी से पैदा होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का हर व्यक्ति खादी पहने तो कोई आदमी यहां बेकार नहीं रहेगा। गांधी बापू का सपना पूरा करना है, हमको खादी पहनवानी है लोगों को। आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जितना संभव हो खादी खरीदें। जैसे आप कुर्ता पहनते हैं खादी का, पजामा पहनते हैं खादी का, तौलिया खरीदते हैं तो खादी की ले लें, रूमाल लेते हैं तो खादी का ले लें, आपके घर में पर्दे डालते हैं वो खादी के हो सकते हैं, ये बेडशीट आपका खादी का हो सकता है, घर में काम आने वाले छोटे छोटे कपड़े खादी के हो सकते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी खादी खरीदने की आदत बना लें तो देश के करोड़ों किसानों को कपास का तो भाव मिलेगा और करोड़ों लोगों को चरखा चलाकर, सूत बनाकर खादी का रोजगार हम दे पाएंगे। और आंध्र प्रदेश तो सारे भारत में मशहूर है, सबसे अच्छी कपास आंध्र प्रदेश में ही होती है और सबसे ज्यादा किसान यहीं पर कपास पैदा करते हैं। अगर उन किसानों को अच्छा भाव देना है तो खादी खरीदना शुरू करिए। मुझे दुख है कि आंध्र प्रदेश के कपास पैदा करने वाले किसान इस समय आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको कपास का भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी कपास से बना हुआ खादी नहीं बिक रहा है, क्योंकि आप उसे नहीं खरीद रहे। अगर आप थोड़ा खादी खरीदना शुरू कर दें, थोड़ा 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 थोड़ा, तो करोड़ों किसानों की जिंदगी इसमें से निकल आएगी। और महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि हम जो दे सकते हैं वो यही होगी। खादी के फायदे क्या हैं? गर्मियों में तो शरीर को ठंडा रखता है और सर्दियों में शरीर गर्म रहता है। भगवान का बनाया हुआ ऑटोमेटिक है, गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। और ये टेरिलिन टेरिकॉट उल्टा है, सर्दियों में ठंडा है और गर्मियों में गर्म है। टेरिलिन टेरिकॉट की शर्ट पहन लो, पसीना आएगा, मर जाओगे आप, परेशान हो जाओगे। खादी अगर है तो सोख लेगा पूरे पसीने को।
बहुत विशेषता है खादी में। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब इसको खरीदते हैं तो आप सोचो कि किसी मजदूर ने आपके लिए इसको काता है, किसी मजदूर ने आपको लिए इसको बुना है, किसी मजदूर ने इसको आपके लिए रंगा है और किसी मजदूर ने इसको डिजाइन दिया है। कितने हाथों से गुजर कर ये आपके पास पहुंचा है। तो आप थोड़ी खादी खरीदो और सारा देश खादी के लिए थोड़ा प्रयास करे तो बहुत आराम से 15 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे